हाय ब्रदर, माय नेम इज पूर्णवासी और आज का हमारा सवाल क्या है? राइट द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड डिराइव एक्सेप्टेंस एंगल एंड व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सेप्टेंस कोण। या फिर इस सवाल को ऐसे भी पूछ देगा कि एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस कोण। तो इसमें हमें तीन सवाल पूछा गया है। पहली बात क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रिंसिपल क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या है। एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है, TIR। तो वो है। दूसरी चीज हमें मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है, इसका डेरिवेशन है, और एक्सेप्टेंस कोण। तो ये 6 मार्क्स का ऐसे पूछ देता है। तो थोड़े से समझने का प्रयत्न करते हैं, इसको डीप टाइप करते हैं। सबसे पहले फाइबर क्या है, बस 5 मिनट थोड़े समझने में लगेंगे। ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है। तो देखो, ऑप्टिकल फाइबर ये एक इतना थिन वायर होता है जो हमारे सर के जो बाल नहीं होते उतने जैसा, उतना ही थिन ये होता है। और ये जो होता है बेसिकली प्लास्टिक हो सकता है, प्लास्टिक या ग्लास, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ये ऑप्टिकल फाइबर। इसकी थिकनेस बहुत कम होती है। अच्छा, ये ऑप्टिकल फाइबर बनाया क्यों गया? क्योंकि लाइट के माध्यम से जो हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन है वो लाइट के माध्यम से एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाए। बिल्कुल सही। तो ये कुछ बेसिक रोचक तथ्य रहे ऑप्टिकल फाइबर से। अब ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम समझते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। ये जो आपको थिन वायर दिख रहा है ना, इसमें ना दो सिलेंड्रिकल इस तरीके से शेप होते हैं। ये एक इनर सिलेंडर होता है, यही ऑप्टिकल फाइबर में जो वायर दिख रहा है, और एक आउटर सिलेंडर होता है। इनर सिलेंडर को हम कोर बोलते हैं और आउटर सिलेंडर को क्लैडिंग बोलते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपको आपने देखा इस तरीके से। अब यहाँ पे ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बातें समझते हैं। TIR होता क्या है? देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थोड़ा समझते हैं कि ये जो है हमारा कोई एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास है। और ये है बेसिकली, ये फाइबर नहीं समझते, ठीक है, ये हमारा कोर मान लेते हैं। इसको छोड़ो, इसको कोर मान लिया, इसको हमने क्लेडिंग मान लिया। अब यहाँ पर जो है ना, लाइट को देखो दो तरीके हो सकती है। देखिए हमने लाइट, ये जो टॉर्च है समझना, ये टॉर्च है, यहाँ से लाइट हमने इस तरीके से, ये थोड़ा सा बेंड हो गया, ये लोअर मीडियम रेयर मीडियम से ये डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये एक्सिस हो गई हमारा, ठीक है। हाँ, तो ये जब लोअर मीडियम, सॉरी, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी लाइट बेंड हो जाती है, आपने पता है। तो यहाँ से एक नॉर्मल की दिया, फिर लाइट को थोड़े से टॉर्च को हमने घुमा दिया, थोड़े से टॉर्च को हमने घुमा दिया, तो एक ये कंडीशनिंग हुई। फिर थोड़े से टॉर्च को हमने और घुमा दिया, फिर एक लाइट यहाँ से हमने गुजारा। तो देखो, ये पहला, ये दूसरे इस तरीके से, और तीसरा हमने इस तरीके से करा। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पे TIR समझते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्या, इसको समझते हैं। यहाँ से जब इस एंगल से हम जब लाइट को गुजारा, तो लाइट जो है हमारा इस कोर से क्लैडिंग की तरफ जाने का कोशिश करा, ठीक। तो यहाँ से हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिला। ये बेसिकली क्या है जी? ये बेसिकली वही एंगल है। ये कौन सा एंगल है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला एंगल। लेकिन यहाँ पे TIR नहीं बनाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक। फिर थोड़े से हमने एंगल को और बढ़ा दिया। ये जो एंगल है, जो कुछ ये फाई एंगल होगा ना, ये फाई एंगल होगा, कुछ फाई फाई होगा। तो अब इसको थोड़े से एंगल को हम और बढ़ा देते हैं, यहाँ से जैसे कि फाई 1 मान लेते हैं, यहाँ से फाई 1 पे बढ़ाते हैं। तो लाइट हमारा कोर क्लैडिंग, कोर और क्लैडिंग है ना, कोर और क्लैडिंग, इसके सरफेस पे, इसके जो बाउंड्री है, इससे पास करा। और यही फाई 1 क्या है, इसको ही तो हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। थीटा से या फाई से ले लो, डेरिवेशन में मैंने फाई से लिया है, तो यहाँ पे फाई से इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिला। लेकिन तीसरे कंडीशन में अगर इस एंगल को और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ना, और थोड़ा सा, जैसे कि और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ना, अब ये लाइट जो है, ये लाइट क्या करेगा, क्लेडिंग के बाउंड्री में नहीं जाएगा, यानी क्लेडिंग के रीजन में नहीं जाकर कोर में ही रहेगा। तब कोर में रह जाएगा ये, और ये वाला फाई हो गया। यानी कि ये जो हमारा एंगल है, यही TIR वाला एंगल है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला एंगल है। अब जो लाइट जो है, अब इसी कोर के अंदर ट्रैप हो गया। अब यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को ही बोलते हैं कि मैक्सिमम लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है ना कि लाइट को ऐसे एंगल पर हम इंसिडेंस कराए ना, ऐसे एंगल पर इंसिडेंस कराए कि लाइट हमारा क्लेडिंग में ना जाए, कोर के अंदर ही रहे, ज्यादा बाउंडिंग उसकी कोर के अंदर ही रहे। तो इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये सोचो कि जब लाइट पूरा कोर के अंदर रहेगा, मैक्सिमम लाइट कोर के अंदर रहेगा, तो हमारा डेटा और अच्छे से ट्रांसफर होगा, कोई डेटा का लॉस नहीं होगा। अच्छा, क्लेडिंग इसलिए लगाया जाता है, यहाँ पे लाइट का कुछ तो अंश मान के चलो बाहर आता है, लेकिन क्लेडिंग की वजह से, क्लेडिंग इस तरीके से बनाया जाता है, इस पे लेयर, एक दूसरा सिलेंडर इसलिए लगाया जाता है क्लेडिंग, कि लाइट को ये बाहर जाने ही ना दे। तो यहाँ पे दो एडवांटेज है। पहली चीज, ये तो क्लेडिंग लाइट को बाहर जाने नहीं देगा,
ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मैक्सिमम हमारे रे है, पूरा रे का कंसेंट्रेशन इस कोर के अंदर ही रहा। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरीके से होता है फाइबर के अंदर, और ये जो सिलेंडर होता है ना कोर, इसमें इस तरीके से लाइट पूरा अंदर ही जाने लगता है। देखो जिस एंगल से आप उसी एंगल से आप सारे लाइट जाएंगे तो यहाँ पे कोई, यहाँ से लाइट को क्लेडिंग में जाने की बात ही नहीं बनती है। ठीक, ये दूसरी पहली बात हो गई। दूसरी चीज कि अब लाइट का नेचर ही नहीं रहेगा वो बाहर जाने का क्लेडिंग में, और क्लेडिंग भी क्या करता है कि कुछ भी अगर अंश अगर लाइट से बाहर जाए तो जाने ही नहीं देगा क्लेडिंग, उसको और भी रोक देगा। तो पूरा लाइट इसके अंदर हमारा जो है ट्रेवल करेगा डेटा इन्फॉर्मेशन इस लाइट के साथ। तो ये कुछ प्रोपगेशन हमने देख लिया। आप समझ एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, फाइबर के अंदर एक्सेप्टेंस एंगल क्या है। तो देखो अब इसी कंडीशन को हम यहाँ पे जूम करते हैं, ये जो TIR वाली कंडीशन है ना, इसी कंडीशन को जूम करते हैं। ये आउटर सिलेंडर हो गया, ये इनर सिलेंडर हो गया, इसको हमने कोर कोर बोलते हैं, इसको क्लेडिंग बोलते हैं। अब देखो लाइट को हमने इस तरीके से एंगल से, अब देखो ये एक लॉन्चिंग जोन होता है, देखना फाइबर में ये एक लॉन्चिंग जोन होता है। लॉन्चिंग जोन मतलब वो जोन है जहाँ से लाइट बोलते हैं, लाइटर बोलना, लाइट को एंट्रिंग कराया जाता है। और ये फाइबर का एक्सिस हो गया, इसको कोर का एक्सिस बोलो चाहे फाइबर का एक्सिस बोलो। तो जिस एंगल पे देखना जरा, अब ये लाइट थोड़ा सा देखो, ये रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ये लाइट इस एक्सिस के अबाउट थोड़े से बेंड हो जाती है, आपने देखे होंगे फिनोमिना को। अब यहाँ से जो है, अब लाइट क्या करेगी, यहाँ से TIR कंडीशनिंग शो करेगी, यानी कि एक ऐसा एंगल जो है फाई एंगल, ये TIR का एंगल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला एंगल, जहाँ से TIR कंडीशनिंग शो है। अब लाइट इसके अंदर ट्रेवल रहा। अब जिस एंगल पर ये क्या है हमारा, ये कोई इंसिडेंस एंगल होगा, ये एक इंसिडेंस एंगल होगा, थीटा आई इसको मान लिया। तो जिस एंगल पर हमारा जो है TIR की कंडीशनिंग अचीव हो रही है, TIR की कंडीशनिंग है, लाइट जो है अंडर गोज TIR कंडीशनिंग एंड जो है रिबाउंड हो जाता है इस कोर के अंदर। तो वही एंगल हमारा जो है एक्सेप्टेंस एंगल कहलाता है। इस बात ने समझा हमने, यानी वो एंगल, वो इंसिडेंस एंगल जिसे हमें TIR की कंडीशनिंग अचीव हो जाए उसी को ही एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। ठीक, दूसरी चीज यहाँ से देखना, ये जो फाई है हमारा, फाई ग्रेटर देन होना चाहिए फाई सी से, तभी हमारे पास TIR की कंडीशनिंग मिलेगी। यानी कि वो TIR का एंगल ये है, लेकिन क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ जैसे यहाँ पे ये और ये लाइट तो बेंड कर जाएगा कोर के अंदर, लेकिन ये लाइट अब यहाँ पे हो गया। तो अब ये दोनों इंसिडेंस एंगल रहे, इसको तो हम फाई सी बोलते हैं ना, ये वाले को फाई सी, और इसको ये फाई एंगल है। तो हमारा देखो फाई जो है ग्रेटर देन होना चाहिए फाई से, तभी TIR की कंडीशनिंग हो रहा है। और उस एंगल पे जो ये एंगल बनता है, ये जो TIR कंडीशनिंग हो जाता है उसी को एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात यहाँ पे सोचो, अगर ये एक्सेप्टेंस एंगल इसी को ही बोलते हैं, लेकिन अब मैं आपसे एक ना ब्रेनस्टॉर्म करें यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा सोचना है कि मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल क्या कहलाएगा। यही मेन चीज है, बस डेरिवेशन हो गया, बहुत सिंपल है भाई। देखो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल क्या होगा, यहाँ से लाइट को कुछ अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, ये थीटा आई को थोड़ा सा और बढ़ा के, मैंने इसको थीटा आई मैक्स बोल दिया, यही मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल होगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ाता तो देखो ये क्या होता, इसको थोड़ा सा और बढ़ाता ना एंगल को, अब ये फाइबर के अंदर जाता, कोर के अंदर, यहाँ से ये क्रिटिकल एंगल की तरफ जाता। तो ये फाई है, अब हमारा ये यहाँ पे फाई सी बन गया, ये दूसरे पेन से हम दिखा रहे हैं, ये हमारा फाई सी बन गया। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये 5G हो गया। अब अगर मैं और थोड़ा सा बढ़ाता ना, तो ये लाइट कोर में, ये जो कोर क्लैडिंग के बाउंड्री में ना जाकर ये अब क्लेडिंग में जाने लगती, क्लेडिंग में। अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का मैं कोशिश करता, थोड़ा सा भी बढ़ाता तो ये क्लेडिंग में जाती। तो मैक्सिमम हमारा यहीं तक जो है एक्सेप्टेंस एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये बाउंड्री पर जा रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और घटाते ना, थोड़ा सा और भी घटाते, तो हमारे TIR की कंडीशनिंग शो होने लगती। तो बेसिकली ये मैक्सिमम ए आई थीटा आई मैक्स, ये इंसिडेंस एंगल का मैक्सिमम, यही हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई। अब चलते हैं डेरिवेशन पर, बहुत सिंपल है। अच्छा यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है कि स्नेल का रूल क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है। ये जो कोर का है ना, कोर यहाँ पे और ध्यान देना, कोर का है ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 और क्लेडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 होते मानते हैं हम। और जो ये एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, तो ये तो हवा की बात हुई थी, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N0 हो जाएगा। अब देखो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होगा N2 से, क्लैडिंग से। क्यों ज़्यादा होगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब समझना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब वो होता है ना कि एक ऐसे रीजन में लाइट का बेंडिंग ज़्यादा हो, यानी ऐसा मीडियम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, मीडियम के लिए तो हमने बोलता है, लेकिन ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का बेंडिंग ज़्यादा हो। लाइट का बेंडिंग जितना ज़्यादा होगा तो यानी मैक्सिमम लाइट का कंसंट्रेशन इस जो है पाइप है या फिर ग्लास है, जो भी मानो इसको,
इसकी मैक्सिमम लाइट इसके अंदर रहेंगे जितना ज़्यादा बेंडिंग होगा, तो इसीलिए कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा बनाया जाता है मुकाबले क्लैडिंग के। ठीक, तो बहुत चालाक हो गया है मानव जाति। अब इसके थोड़े से आप डेरिवेशन पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है वर्किंग प्रिंसिपल, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे और किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रही है वो आपने समझ गए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि द एंड पॉइंट एट विच हायर लाइट इंटर्स द फाइबर कॉल्ड लॉन्चिंग जोन, यानी वैसा पॉइंट जहाँ से लाइट जो है फाइबर के अंदर इंटर कर रही है उसको लॉन्चिंग जोन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइट को पास कराया है। ये इंसिडेंस एंगल क्या है, इंसिडेंस एंगल थीटा आई से हमने माना, थीटा आर को रिफ्लेक्टेड एंगल माना है। ये ए बी इंसिडेंट रे हो गई, बी सी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ये फाई क्या है, वही हमारा टी आई आर वाला एंगल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला एंगल है। ये हमारा अंदर का कोर सिलेंडर हो गया, ये बाहर का क्लैडिंग सिलेंडर हो गया। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है, इसका कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1, ये हमारा फाइबर का एक्सिस है। और जो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N0। और हम जानते हैं कि कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है क्लैडिंग से। तो ये इतने बात है। अब इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि मुझे पेज ना पलटना पड़े। अब इसी को नजरें गड़ाते हुए हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी एक्सेप्टेंस एंगल किस तरीके से होता है उसको निकालेंगे। तो हमने बताया ये सारी चीज़ों को माना, बीसी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, यहाँ पे देखना, यहाँ पे बीसी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, थीटा इंसिडेंस, ये थीटा रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ये फाई क्या है, वही हमारे टी आई आर वाला एंगल हो गया। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने माना, ये सिंपल है। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन एक शो हो रही है, इस कंडीशन को थोड़ा समझते हैं। अगर हमारा फाई इक्वल टू फाई सी हो गया, यानी जो टी आई आर वाला एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर फाई सी हो गया, तो देन द लाइट रेज ऑन द कोर क्लैडिंग सरफेस प्रोपोगेट्स अलोंग द बाउंड्री। हमने बोला ना कि अगर वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है लाइट, यहाँ से अब थोड़ा और समझा दूँ, थोड़ा सा और डाइव डीप करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो लाइट है, ये इसको ब्लैक रंग से मैं कर देता हूँ। ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा बेंड हो गया समझ लेना, और ये थोड़ा सा बेंड हो गया। यहाँ पर तो है हमारा टी आई आर वाला कंडीशनिंग मिल गया, ये फाई। लेकिन ये वाला क्या है, अब कोर क्लैडिंग के बाउंड्री पर है, क्लैडिंग हो गई, क्लैडिंग, और ये हमारा कोर हो गया। अब ये कोर क्लैडिंग के बाउंड्री के अलोंग ये प्रोपोगेट करेगा। तो इस केस में ये जो फाई है, ये जो टी आई आर वाला एंगल है, ये हमारा क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है फाई सी। और यही जो है हमारा, ये तो हमारा इंसिडेंस एंगल थीटा ही हो गई, ये भी एक्सेप्टेंस एंगल है। इस रीजन के अंदर जो भी एंगल से जा रहे हैं सारे तो हमारे एक्सेप्टेंस एंगल है। लेकिन मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल यही ना होगा जहाँ से हमें कोर क्लैडिंग बाउंड्री से लाइट पास कर जाए। अब इसको थोड़ा सा भी बढ़ाते तो अब ये लाइट क्लैडिंग में जाने की कोशिश करता है, जो कि ये गलत कहाएगा। अब थोड़ा सा भी अंदर जाते तो अब ये लाइट टी आई आर कंडीशनिंग शो कर देगा। तो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल हमारा ये रहा। तो यही चीज़ें आप समझना। तो यहाँ पे क्या है रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना के लिए हमें फाई ग्रेटर देन होना चाहिए, फाई सी क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए। और अगर फाई ग्रेटर देन, अगर फाई सी हो गया, सॉरी इक्वल टू अगर फाई सी हो गया, तो इस कंडीशन में लाइट जो है ये बाउंड्री के अलोंग, बाउंड्री यानी कोर और क्लेडिंग की जो बाउंड्री है इसके अलोंग लाइट प्रोपोगेट करेगा, और इस कंडीशनिंग में टी आई आर शो करेगा। तो ये दो कंडीशनिंग ध्यान रखना, आप स्नेल्स का रूल लगाएंगे। तो ये इस तरीके से हो गई कि फाई अगर इक्वल फाई थे देन लाइट रेज ऑन द कोर क्लैडिंग सरफेस प्रोपोगेट्स अलोंग द बाउंड्री। ये बात हमने समझ लिया। दूसरी चीज क्या है कि अगर फाई बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, देन द लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिबाउंड इन द कोर। हाँ, ये क्या है यहाँ पे जो फाई जो है, ये वाला फाई और ये वाला क्रिटिकल एंगल, तो ये वाला फाई अगर बड़ा हो गया तो टी आई आर कंडीशनिंग शो करेगा और पूरा लाइट जो है कोर के अंदर रिबाउंड हो जाएगा। अभी दो बातें ध्यान में रखना। अब हम बहुत सिंपल है एक्सेप्टेंस एंगल निकालेंगे कैसे। सबसे पहले स्नेल्स लॉ लॉन्चिंग जोन पॉइंट बी पर, यहाँ पे डायग्राम मैंने ये बना है। अब देखो ये बी पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। यहाँ पे समझते हैं, देखो स्नेल्स लॉ होता क्या है। स्नेल्स लॉ आपको पता ही होगा कि साइन, ये क्या है, इंसिडेंस एंगल साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर, ये रिफ्लेक्टेड एंगल ये वाला बराबर होता है इसका मीडियम क्या है, इसका मीडियम जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ये एन नोट है, ये कोर का हमारा N1 मानते हैं हम, N1, और क्लैडिंग का N2, ये हमने पिछले भी देखा था। अब देखो इस इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है ना, सॉरी एन नोट है ना, एन नोट, तो ये नीचे आ जाता है। और ये साइन थीटा आर वाला का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1, ये इस तरीके से होता है। ये तो स्नेल्स लॉ आप लगा सकते हैं। अब देखना यहाँ पे मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, फिर आगे डेरिवेशन में देखेंगे। ये पहले कंडीशन लगाया, यहाँ से हमने क्या देखा कि बीसीडी में, देखो बीसीडी में ये थीटा आर जो है, थीटा आर प्लस ये फाइव, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री हो रही है ना। ये तो 90 है, तो दोनों बच्चे त्रिभुज के 90 डिग्री होंगे ट्रायंगल के। तो हमारे पास थीटा आर यानी रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 माइनस 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 90 माइनस
फाई रखेंगे तो ये कोस फाई हो जाएगा। तो हमारे पास साइन थीटा आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, n1 अपॉन n नॉट, ये कोस फाई हो जाएगा। इसमें कर लो, इजी है ना, आपको लगाता आता ही होगा। तो ये कोस फाई हो गया। अब देखो यहाँ पर, तो ये हमारे पास इन, अब यहाँ पे देखना ना, हमारे पास एक और बात बताना, ये हो गया। अब ये क्या है, ये इंसिडेंस, ये मैंने, ये टी आई आर वाला एंगल है, ये फाई क्या है, टी आई आर वाला एंगल आ गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल चाहिए, उसी को ही एक्सेप्टेंस एंगल बोलेंगे ना, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, उसी को तो एक्सेप्टेंस एंगल बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे कंडीशनिंग लगना, अगर हमें मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल चाहिए, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल चाहिए, तो यहाँ पे देखना थीटा आई को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने बढ़ाया तो ये कोर क्लैडिंग बाउंड्री पर जाएगी ना, कोर क्लैडिंग बाउंड्री पर जाएगी, तो ये थीटा आई को हमें थीटा आई मैक्स करना पड़ेगा, थीटा आई को थीटा आई मैक्स करना पड़ेगा। कई सारे बुक में थीटा एम भी लिखा जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जो कोस फाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो हमारा टी आई आर वाला एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फाई, ये फाई है, क्या आ जाएगा, फाई सी क्रिटिकल एंगल। तो ये तो कंडीशन हम देख रहे हैं, ये तो कंडीशन से हमें क्या मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल अचीव हो रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये आई को थीटा आई मिक्स कर देंगे, यानी कि इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे पुट करना साइन थीटा आई मैक्स, ये कई सारे बुक में थीटा एम भी लिख देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे n1 अपॉन n नोट हो गया, और ये कोस फाई को कोस फाई सी हो गया, यानी ये कंडीशनिंग हमने इसमें लगा दी, ये वाली जो कंडीशनिंग थी। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है ना, यहाँ से कैसे हम आगे बढ़ेंगे, देखो हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल का आपका फॉर्मूला जो है 12th में हम पढ़ते आ रहे होंगे कि साइन थीटा सी होता है n2 अपॉन n1 होता है, ये होता है ना क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, जी बिल्कुल होता है। अब इसको देखना, अब ये क्या है, ये ये यहाँ पे अब स्नेल्स लॉ लग रहा है ना, रूल वाला, यहाँ इस बाउंड्री में आ गए, यहाँ का अब जो रीजन क्या है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 हो गया। तो यही चीज क्रिटिकल एंगल में क्या गई, अब ये अंदर वाला कंडीशनिंग हो रही है। तो अब यहाँ पे अगर हम कोस थीटा से, यानी क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे हमने फाई सी क्रिटिकल एंगल माना था, तो कोस फाई सी क्या आ जाएगा, ये रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी। अब इसी को ही वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारा कोस फाई सी क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, n2 स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर रूट अंडर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर अपॉन n1, ये ऊपर रूट में चला जाएगा। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में ले जाकर चेप देंगे, तो हमारे पास साइन थीटा आई मिक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा आई मिक्स, यानी वो इंसिडेंस का मैक्सिमम एंगल, यानी इंसिडेंस एंगल वही मैक्सिमम एंगल है जिसके लिए हमें एक्सेप्टेंस एंगल मिलेंगे। तो यहाँ से देखो ना, ये वाला वैल्यू आया था, ये वाला, सॉरी ये वाला हो गया n1 अपॉन n नोट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n1 अपॉन n नोट, और ये कोस फाई सी का वैल्यू हमारे पास ये आ गया, गुणे रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन, ये n1 है, n1 तो देखना ये n1 है, n1 तो ये n1 मर गया। दूसरी चीज, ये n नोट क्या है, एयर के लिए, एयर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, हमें पता है। तो हमारे पास साइन थीटा आई मिक्स क्या होगा, रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास थीटा आई मैक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो यही हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल आ गए। अब डेरिवेशन बहुत आसान है, आपको मैं जरा दिखा दूँ, ये दोनों कंडीशन लगा दिए, ये हमने बीसीडी में देख लिया था वो बाउंड्री कंडीशन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 9 माइनस 5, तो ये हमारे पास साइन थीटा आई क्या हो गया, n1 अपॉन n0 कोस 5। अब देखो आगे बढ़ते हैं, फॉर मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल के लिए मैंने बोला था कि फाई बराबर फाई सी होना पड़ेगा, और थीटा आई को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जी मैं चीज़ों को एक दो बार दोहरा दे रहा हूँ, आप वीडियो को 1.5x पे देख लेना, तो आपको चीज़ों क्लियर समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल के लिए हमें चाहिए, इसको फाई को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और हमारे पास एंगल क्या हो जा रहा है, फाई सी हो जा रहा है। तो यही कंडीशन जो अप्लाइंग दिस कंडीशन इक्वेशन 2, जो हमने इसको इक्वेशन 2 माना था ना, ये इक्वेशन 2, इसको हमने रखा। तो इस तरीके से देखो, ये थीटा आई को हमें थीटा आई मिक्स कर दिया, और ये कोस फाई को फाई सी हमने कर दिया। अब आगे देखते हैं इक्वेशन 2, अब देखो वी नो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन थीटा सी बराबर n2 अपॉन n1 होता है। तो इससे हम कोस फाई सी निकाल लेंगे, यानी क्रिटिकल एंगल को थीटा सी या फाई सी कुछ भी से डिनोट करो, कोई दिक्कत नहीं, हमने डेरिवेशन में बस फाई सी माना है, ठीक है। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी, ये इस तरीके से हम निकाल लेंगे, इजी है।
पुटिंग कोस फाइस इन वैल्यू 3, ये इक्वेशन 3 में पुट करें तो इक्वेशन 3 माना ना कंडीशन अप्लाई करने के बाद, इसको हम रख दें तो देखो sin थीटा i तो वही सेम रहा n1 अपॉन n0 वही सेम रहा, ये कोस फाइ सी का वैल्यू रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, तो sin थीटा i क्या होगा 1 अपॉन n0 रूट अंडर n1 स्क्वायर, फॉर एयर मीडियम के लिए n0 1 होता है हमें पता है, तो sin थीटा i रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, अब यही sin थीटा i जो है साइन इनवर्स रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये इजी आपको समझ में आया होगा डेरिवेशन। अब समझते हैं कि ये जो है एंगल थीटा i एक्सेप्टेंस एंगल कहलाता है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल फ्रॉम द फाइबर एक्सिस एट विच, ये फाइबर एक्सिस से मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, ये जो डायग्राम बनाया ना यही है, ये फाइबर से ये मैक्सिमम, ये फाइबर एक्सिस है ये आपको जो मैंने बताया था, ये फाइबर एक्सिस से मैक्सिमम एक्सेप्टेंस इंसिडेंस एंगल सॉरी मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल, जिसके लिए क्या हो रहा है मैक्सिमम फाइबर एक्सिस एट विच सो दैट लाइट इंटर्स इन द फाइबर एंड प्रोपोगेट्स बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि इस एंगल पर लाइट इंटर्स फाइबर कोर के अंदर या फाइबर के अंदर इंटर करे और प्रोपोगेट्स टीआईआर कंडीशनिंग, यही मैक्सिमम एंगल हमारे एक्सेप्टेंस एंगल का आता है। तो इस तरीके से हमारे पास डेरिवेशन भी हमने संपन्न कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट हमारा क्वेश्चन कहता है एक्सेप्टेंस एंगल सॉरी एक्सेप्टेंस कोण, तो ये भी बहुत ईजी है कि जो हमारा लाइट ए बी है ना, ये जो मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल जो हमारा है ए बी ना, इसको क्या किया गया कि इफ लाइट रे ए बी रोटेट अराउंड द फाइबर एक्सिस कीपिंग एक्सेप्टेंस एंगल थीटा आइमेक्स सेम, इस एंगल को मतलब कि सेम रखते हुए जब इसको रोटेट कर दिए तो यहाँ पे जो एक रीजन बनता है देयर विल बी फॉर्म अ कॉनिकल शेप का, यहाँ पे एक शेप बन जाता है, तो द टोटल रेज एक्सेप्टेड इन दिस कोन, अब इस कोन के अंदर ही ये जो दिख रहा है ना आप कोन के अंदर हम कोई भी लाइट अगर इसके अंदर प्रोपोगेट करवे तो सारे टीआईआर कंडीशनिंग शो करेंगे, तो यही दिस कोन कॉल्ड एक्सेप्टेंस कोन और दिस वैल्यू इज द विल बी 2 थीटा आई मैक्स, तो एक्सेप्टेंस एंगल ये हो गया और इसकी वैल्यू 2 थीटा आई मैक्स, वो फिजिकली डबल ही ना होगा, लॉजिकली भी आप सोच ही सकते हैं ना। तो इस रीजन के अंदर जितने सारे लाइट एक्सेप्टेड होंगे, एक्सेप्टेड का मतलब कि कंसंट्रेटेड इस रीजन के अंदर, तो वही सारे हमारे टीआईआर कंडीशनिंग तो शो कराएंगे। तो आई होप ये चीज़ें आसान है, बस मुझे समझाने में थोड़ी सी देरी हो गई, इसके लिए क्षमा करना। हालांकि आप 2x पे देखना 1.5x पे देखना, चीज़ें बहुत आसान है, मैंने नोट्स भी हैंड रिटन नोट्स बनाया है एकदम डॉक्यूमेंट्री वीडियो की तरह, तो आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ईजी वे में है। और समझो कि आपका 20 मिनट में, उम्मीद है 25 मिनट में आपका ये फंडा क्लियर हो गया होगा। समझने में एक बार लगते हैं टाइम, लेकिन वो हमेशा के लिए ध्यान में रहता है। तो खैर इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। टिल देन कीप लर्निंग, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ब्रदर, बाय।